हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग भारत स्किल का फिटर ट्रेड का जो है 151 नंबर का क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले का जो भी आपका क्वेश्चन है उसका वीडियो आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग 151 नंबर से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्राउनिंग ऑन द कटिंग एज ऑफ चीजल? छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? छेनी का जो धार होता है उस पे क्राउनिंग थोड़ा सा दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्यों दिया जाता है पूछ रहा है। यानी क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। प्रिवेंट स्लीपिंग ऑफ चीजल, छेने की फिसलन रोके, यानी छेनी का फिसलन को रोके। प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर, यानी क्या होगा, कोनों की खुदाई को रोके। कोनों की खुदाई को रोकने के लिए वहां पर क्या दिया जाता है? क्राउनिंग दिया जाता है चीजल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कोनों में जो खुदाई होती है उसको रोकने के लिए क्राउनिंग दिया जाता है। और ये आगे ऑप्शन देख लीजिए, अलाउ चीजल टू मूव फ्रीली ऑन स्ट्रेट लाइन, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, फिर एक क्या कह रहा है, अलाउ कटिंग एज टू पेनिट्रेट इनटू द वर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर। कॉर्नर को जो कोनों को जो खुदाई होती है उसको रोकने के लिए ये दिया जाता है। आगे देखते हैं 52। देखिए, हाउ टू प्रिवेंट द टूल rubbing against the work surface in metal cutting process। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? जब हम लोग धातु को कटिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में टूल को रगड़ने से रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं वहां पर, या कैसे हम लोग रोक सकते हैं, इसको पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, डिक्रीज लीप एंगल, लीप एंगल को घटाकर। इंक्रीज रेक एंगल, रेक एंगल को बढ़ाकर। जैसे रेक एंगल मान लेते हैं धातु कटिंग कर रहे हैं तो उसमें रेक एंगल एक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इंक्रीज क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल को क्या करके हम लोग इंक्रीज करके, जब भी हम लोग इस तरह का धातु रगड़ाने का चांस रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यानी क्लियरेंस एंगल को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका जो टूल है ये आपका रगड़ाएगा नहीं धातु के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी सी नंबर। नेक्स्ट आइए, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट। धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। तो देखिए टेनासिटी तो ये खींचने वाला हो गई ना। आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। देखिए यहाँ पर तो धातु की उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर नाम देखिए आ गया है आपका, इसका यहाँ पर देख लीजिए। हार्डनेस, हार्डनेस से तो वो सहन नहीं कर सकता है। हार्डनेस जो मटेरियल होता है वो टूटने का उसमें गुण आ जाती है। ब्रिटलनेस खुद ये भंगुरता होती है। तो टफनेस, ये जो गुण होती है इसमें आपका शॉक को ऑब्जर्व करने का जो है गुण पाया जाता है। कौन सा गुण, ये कौन सा है, यानी टफनेस में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टफनेस। नेक्स्ट आइए 154, इसको ध्यान दीजिए। Which part is the measuring face fitted to the frame of outside micrometer? कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? देखिए, आप बाहरी माइक्रोमीटर देखे होंगे इस आकार में होता है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा हम फोटो बना दे रहे हैं इस तरह का, देखिए। चलिए इस आकार में एक फोटो बना दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एगो पार्ट्स होता है। ठीक है,
क्या होता है, एक फेस होता है, मेजरिंग फेस को जो यहाँ पर फेस करता है, ठीक। तो इस पार्ट्स का नाम पूछ रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, जो फ्रेम के साथ लगा हुआ था, ये फ्रेम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फ्रेम। अब ये जो पार्ट्स देख रहे हो इसको कहा जाता है एनविल। क्या कहा जाता है, एनविल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनविल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है, कौन सा पार्ट्स मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो ये फ्रेम देख रहे हो, फ्रेम में ये फिट होता है और इसका नाम क्या है, एनविल। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए एक फोटो आ गया है और इस फोटो का नाम आपको बताना है। ये देख के आपको पता चल रहा होगा ये कौन सा माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर तो है, लेकिन ये कौन सा माइक्रोमीटर है पता करके तुरंत कमेंट कीजिए। तो ये जो माइक्रोमीटर आप देख रहे हो, ये कौन सा माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर। ये जो देख रहे हो ना, ये स्पिंडल, इसी से डेप्थ का मेजर किया जाता है, इसको इसमें बेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये कौन सा माइक्रोमीटर है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर 56 नंबर का। How the drill chuck are held on the machine spindle, ठीक है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल पर कैसे पकड़ा जाता है। तो हम लोग को पता है कि मशीन स्पिंडल पर कैसे पकड़ा जाता है, बाय आर्बर, आर्बर के द्वारा। जिससे ड्रिल चक पकड़ा हुआ रहता है उसे आर्बर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, आर्बर कहते हैं। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। Which drilling machine the spindle head is moved toward or away from the column। देखिए एक यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। यानी जैसे मान लेते हैं ड्रिल मशीन में क्या होता है, स्पिंडल को, ड्रिल मशीन में क्या होती है, स्पिंडल होती है। तो मान लेते हैं ये ड्रिल मशीन, इस तरह से यहाँ पर एक कॉलम हम लगा दिए, ठीक। अब यहाँ पर ड्रिल यहाँ पर ड्रिल मशीन का इसका स्पिंडल होगा। अब ये जो स्पिंडल होगा इसको हम लोग इसके कॉलम की ओर भी ले जा सकते हैं, इससे दूर भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का जो आकार में जो ड्रिल मशीन होता है, इसको कहा जाता है रेडियल ड्रिल मशीन। कौन सा ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिल मशीन। चलिए आपको हम ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ। चलो देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ ऑप्शन देख लीजिए। पिलर, पिलर में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। गैंग ड्रिल मशीन में भी नहीं होता है, इसमें बहुत सारे स्पिंडल लगे होते हैं। जबकि रेडियल ड्रिल मशीन में ये पॉसिबल है, इसको कॉलम की ओर भी ले जा सकते हैं या उससे दूर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका फायदा है क्या, रेडियल ड्रिल मशीन में। चलिए नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए। Which type of screw the screw thread are rounded at the crest and root। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है, क्रेस्ट और रूट। देखिए जितना भी थ्रेड होगा उसमें दो चीज देखने को मिलेगा, एक रूट और क्रेस्ट। तो इस तरह से राउंडेड रहता है। इधर भी इसका जो ये आपका रूट देख रहे हो, रूट क्या होगा, राउंडेड रहेगा। और ये क्रेस्ट इसको कहा जाता है, तो क्रेस्ट भी क्या होगा, राउंडेड रहेगा। तो ये कौन सा थ्रेड में इस आकार में देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पर जो है ये इस तरह का जो आकार होती है, ठीक है। ये आपका BSW थ्रेड में पाया जाता है। कौन सा थ्रेड, BSW, याद रखिएगा कौन सा, BSW, ठीक है। इसका जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, इसमें कोई एंगल नहीं होता है। यानी इस तरह से आकार में देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए एक फोटो फिर आ गया। इस फोटो का, ये फोटो जो देख रहे हो, इस टेप रेंच का नाम बताना है। ये जो टेप रेंच जो देख रहे हो ना, ये आपका सॉलिड टाइप का टेप रेंच है। कौन सा, सॉलिड, याद रखिएगा। ये कौन सा टाइप का है, सॉलिड टेप रेंच, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आइए 6160 में एक फार्मूला दिया हुआ है, ये आपको पता करना है।
ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टेप ड्रिल साइज? टेप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, टेप ड्रिल साइज का गणना करने का सूत्र तो आपको एक सूत्र बताए थे, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर चूज कर दे रहे हैं। ठीक है, टेप ड्रिल साइज इज इक्वल टू मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। सही, राइट आंसर। इसका ए नंबर ही इसका क्या है? राइट आंसर है। यानी मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ क्या हो जाएगा? मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मेजर डाया प्लस, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है? टेप ड्रिल साइज मेजर डाया -2 प्लस, ये भी नहीं होगा। फिर आपका टेप ड्रिल साइज, ये भी आपका नहीं होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। 161 का देखिए क्या क्वेश्चन है। Which activity cause excessive wear and chattering of drill bit while drilling? कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक क्या बोल रहा है? आगे देखते हैं। घिसना और आवाज करना। ठीक है, देख लो। अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनती है। तो जो ड्रिल बीट का ज्यादा घिसना और उसका आवाज करने का कारण क्या बनती है उसको देखिए। टू फास्ट फीड रेट को बहुत तेज कर दिया। टू स्लो फीड रेट को धीमा कर दिया। ठीक है, मोर कटिंग स्पीड, अधिक काटने की गति। और एक टू स्लो स्पिंडल स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बहुत धीमी गति से फीड दर, यानी फीड का जो दर है वो बहुत धीमी गति से देने पर क्या होता है, कभी कल बहुत ज्यादा आवाज करना शुरू कर देता है। जैसे चिचिया के एकदम आवाज करना शुरू कर दिया, समझो कि उसमें क्या है, यानी आपका टू स्लो फीड रेट उसका क्या है? स्लो है, इस वजह से इस तरह से आवाज करती है। नेक्स्ट आइए। हाँ, यहाँ पर इस रीडिंग को पढ़ना है और ये कौन सा है? इंच में ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम अब यहाँ पर रीड करते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग को ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो ये एक बर्नियर कैलिपर है, और बर्नियर कैलिपर का जो है आपका ब्रिटिश बर्नियर कैलिपर का, ब्रिटिश बर्नियर कैलिपर इसका लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट, ये आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 0.001 इंच, यही होता है ना, यानी 0.001 इंच। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहला हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये ध्यान दे रहे हो? तो इससे तो एक चीज पता चल गया होगा कि इधर कहीं ना कहीं आपका 1 होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 होगा और 1 क्रॉस किया होगा, तब ना ये 2 यहाँ दिख रहा है। तो चलिए एक हम क्या ले लेते हैं? 1। ठीक है, कितना ले लेते हैं? 1। इसका जो मेन डिवीजन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा आइए, अब इसका और एक सब डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये समझिए कि मेन डिवीजन है। क्या है? मेन डिवीजन। ठीक है, 1.00 ले लिए हम। इसका सब डिवीजन होगा, सब डिवीजन क्या होगा देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्रॉस कहाँ तक किया है, तो यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, और 4 के बाद और एक बीच वाला है, तो जरूर है यहाँ 4.5 किया, 45 किया होगा। तो हम यहाँ इसको बोल सकते हैं 0. आपका कितना? 45 क्रॉस किया है, यानी 45 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका देखिए बर्नियर में जो इसका स्केल है, ठीक है, बर्नियर डिवीजन, अब ये देखिए ये कहां पर आ रहा है, ये देख रहे हो 8, 8 के बाद कितना? 9। तो यहाँ पर कितना आ गया? 9, यानी 9 जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं 0.001 से। अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.009 हो जाएगा।
अब इस 9 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 0.09। अब इसको जोड़ दीजिए 9 यहाँ आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना 1, यानी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। इस तरह से इसका आप तुरंत जाके बता सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा खाली कितना क्रॉस किया है और यहाँ पर किसका वैल्यू कितना है, बस। नेक्स्ट आइए 163 नंबर देखिए। Which part of combination set is used to mark and check angle 90 degree and 45? कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री को चेक करने या चिन्हित और जांच करने के लिए किया जाता है? तो आपको पहले भी बता चुके हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन सेट में किस में किया जाता है, तो स्क्वायर हेड। किस में किया जाता है, स्क्वायर हेड। इसमें एक साइड में 45 डिग्री हम चेक कर सकते हैं और एक साइड में 90 डिग्री चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, इसका फोटो के साथ दिखाए हैं, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, देखिए वाई रिब्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिब क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो एंगल प्लेट आप लोग देखे होंगे, इस तरह से आपका सरफेस टेबल के साथ रहता है और यहाँ पर जो है इस तरह के रिब लगे होते हैं एंगल प्लेट में, ठीक है। इसको हम 3D में नहीं दिखाए हैं, ठीक है, आप लोग इसका फोटो देखना चाहते देख सकते हो। तो इस तरह से रिब लगे होते हैं। इस रिब का क्या कारण है, तो जब ये जो है ना इसको फैलने से रोकना, यानी ये विकृति से रोकने के लिए इसको दिया जाता है। किससे? प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन, यानी विकृति को रोकने के लिए यहाँ पर क्या दिया जाता है, रिब दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछता है कि ये जो रिब है इसी को रिब कहा जाता है, इसका इस तरह से आपका एक्चुअल में फोटो आएगा। चलिए फोटो आपको दिखा देंगे, ठीक है, इसमें छोड़ दीजिए अभी। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर देखिए ये एक आपका क्वेश्चन आ गया है 65 नंबर। इस भी ब्लॉक की पहचान करना है। भी ब्लॉक है, चलिए इसका दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपका मिल जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए इस भी ब्लॉक का नाम आपको बताना है। ये जो भी ब्लॉक है ये कौन सा भी ब्लॉक है, इसका नाम बताना है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, क्या यहाँ सिंगल लेवल है? सिंगल लेवल नहीं है, यहाँ डबल लेवल है। फिर क्या सिंगल लेवल? सिंगल लेवल तो है नहीं। डबल लेवल, डबल लेवल 1 2, ये डबल लेवल और ये क्या है, सिंगल ग्रुप, सॉरी हाँ सिंगल ग्रुप। डबल लेवल सिंगल ग्रुप, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यानी आपका डबल लेवल सिंगल ग्रुप, इसका सी नंबर यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डबल लेवल सिंगल ग्रुप। नेक्स्ट आइए 66 नंबर देखिए। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल? स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है? तो याद रखिएगा स्टील का जो है अप टू 1.7 जो है कार्बन परसेंटेज रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना, यानी 1.7%। इसको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग फोर्ज करने जो कितना होता है, तो 1.7%। तो चलिए आज हम लोग इसमें 166 तक हम लोग क्वेश्चन रख